नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी नौकरानी अक्सर आधी रात को मेरे ससुर के कमरे जाया करती थी। यह बात मुझे समझ में नहीं रही थी कि नौकरानी और मेरे ससुर के बीच क्या चल रहा था। जब नौकरानी ससुर के कमरे में जाती तो ठीक रहती, लेकिन काफी देर के बाद जब वह आती तो काफी थकी हुई लगती थी। इस बात से परेशान होकर मैंने एक छोटा सा कैमरा अपने ससुर के कमरा में लगा दिया, फिर उस कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिए। उसके बाद जब रात हुई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर उस नौकरानी के साथ पूरे ताकत से। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरे एक बड़े भैया थे और उनकी शादी हो चुकी थी। मेरी भाभी का नाम अनामिका था। मैं अपने भैया और भाभी के साथ ही रहती थी। अभी मैं 18 साल की थी। मेरी भाभी मुझे हर वक्त ताना मारती रहती थी। अब भैया और भाभी के लिए मुझे पढ़ाना मुश्किल हो रहा था। मेरी भाभी मुझसे हर वक्त कहती रहती थी कि तुम्हारी वजह से मेरे पति बच्चे के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। मेरे पास ताने सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं बाहर किसी के पास भी नहीं जाती थी और ना ज्यादा किसी को जानती थी। ऐसे ही ताने सुन सुनकर मैं जवान हो गई और अब मैं 20 साल की हो गई थी। तभी भैया और भाभी ने मेरी पढ़ाई बंद करा दी और भैया मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे। मेरे भैया ने बहुत ही जल्द एक लड़का पसंद भी कर लिया, लेकिन मुझे उस लड़के की फोटो नहीं दिखाई गई जिससे भैया ने मेरी शादी तय किया था। मैं अपनी शादी के दिन ही अपने पति को देखा। वह दिखने में बहुत सुंदर थे। उसका नाम अजीत था। मेरे ससुराल में मेरी सास नहीं थी। मैं, मेरे पति और ससुर जी और एक नौकरानी थी। नौकरानी का नाम कविता था, जो मेरे पति के घर का काम करती थी और वह उसी घर में रहती थी। मेरे पति का कारोबार दूसरे शहर में था, इसलिए मेरे पति अपने काम की वजह से महीने में कुछ ही दिन घर आ पाते थे। मेरा वहाँ कोई काम नहीं था, क्योंकि घर का काम करने के लिए नौकरानी थी। इसके अलावा मेरे ससुर घर के लिए सारे सामान वो खुद ही लाते थे। मेरे ससुर मुझे कभी घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते थे। वह मेरे पिता की तरह मेरा ख्याल रखते थे। हमारा नौकरानी नहीं चाहती कि मैं ज्यादा काम करूं, पर अब मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए मैं घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करने के बारे में सोचने लगी। अगले दिन सफाई करने मैं छत पर जाने लगी तो हमारी नौकरानी कविता मुझसे कहने लगी, मालकिन आप रहने दीजिए, मैं जाकर वहाँ सफाई कर दूंगी। अगर आपका मन काम करने का है तो घर के बाकी काम को देख लीजिए। ससुराल में दिन अच्छे से गुजर रहे थे और धीरे धीरे मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। लेकिन मेरी शादी के बाद से मेरे भैया और भाभी एक बार भी मेरे घर नहीं आए थे और ना ही कभी फोन करके हालचाल पूछते थे। मेरे ससुर एक दिन बाजार गए हुए थे, तब उनकी मुलाकात मेरे भैया और भाभी से हो गई थी। भैया और भाभी के साथ में एक 5 साल का प्यारा सा लड़का था। भैया ने मेरे ससुर को बताया कि यह उनका बेटा है। जब मेरे ससुर बाजार से घर वापस आए तब उन्होंने मुझे भैया की बारे में सारी बात बता दिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई के एक 5 साल का बेटा भी है। यह सुनते ही मैं रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि एक भैया ही है जो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और फिर शादी कर अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर मुझसे मुंह मोड़ लिए। आज मेरा एक 5 साल का भतीजा भी है, लेकिन भैया या भाभी किसी ने मुझे इस बारे में बताया तक नहीं। इसलिए मैं अपने भतीजे से बात करने के लिए अपने घर फोन करने लगी। फोन की घंटी पूरी बजने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। मेरी शादी को 3 साल बीत चुका था। कई बार मेरे पति रात को देर से घर आते थे तो मैं उनके इंतजार में जागती रहती थी। एक बार उनके आने में बहुत ही देर हो गई तो मैं अपने कमरे में बैठी बैठी बहुत बोर हो रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा कमरे के बाहर टहल लूं। मैंने जैसे ही कमरे से बाहर निकली कि तभी मेरे घर की नौकरानी कविता मेरे ससुर के कमरे में जाती हुई नजर आई। उसे अपने ससुर के कमरे में जाते देख मैं पूरी तरह से हैरान थी।
मैं सोच रही कि इतनी रात को नौकरानी ससुर के कमरे में क्या करने गई है। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मैं काफी देर तक वहीं उसका इंतजार करती रही। बहुत देर के बाद जब वह बाहर आई तो मैंने मुझे देखा कि वह जोर जोर से हाँफ रही थी और पसीने से भीगी हुई लग रही थी। समय की नजाकत को देखते हुए मैंने उससे पूछ लिया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतनी रात को ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? तब कविता मुझसे कहने लगी, मालकिन, बड़े मालिक अपने घुटनों के दर्द से बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए कभी कभी मैं उनके पैरों की मालिश करने उनके कमरे में चली जाती हूँ। आज उनके घुटनों में कुछ ज्यादा ही दर्द था, इसलिए मैं उनकी मालिश करने के लिए चली गई थी। मैं कविता से अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेरे फोन पर मेरे पति अजीत का फोन आ गया। फिर मैं उनसे बात करते हुए अपने कमरे में चली गई। उस रात अजीत को आने में काफी देर होने वाली थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि अगर हो सके तो मैं सुबह ही आऊंगा, तुम मेरे इंतजार में बैठे मत रहना। इतना कहकर अजीत ने फोन रख दिया। उस वक्त मुझे भी नींद आ रही थी, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, तो मैं भी फौरन अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो मुझे तुरंत ही गहरी नींद आ गई। अगले कुछ दिन इसी तरह बीत गए। तभी एक दिन मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। मेरे ससुर एक डॉक्टर को घर पर ही बुलाकर मेरा चेकअप करा दिया। डॉक्टर चेक करने के बाद बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। इस खबर को सुनकर घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। अब मैं और अजीत माता पिता बनने वाले थे। इस खबर से हमारे घर में एक अलग ही खुशी थी। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान अजीत से जितना हो सके वह मेरे लिए अपने काम से समय निकालकर घर पर जल्दी आने लगा। जब वह नहीं होते थे तो मेरे ससुर और नौकरानी कविता ही सब कुछ देखते थे, जो मैं नहीं चाहती थी। जल्द ही वक्त गुजरा और मैं 8वें महीने में पहुंच गई। 8वें महीने में हर लड़की अपने घर चली जाती है, लेकिन मेरा ऐसा भाग्य नहीं था। शादी के इतने साल बाद भी भैया और भाभी मुझे देखने तक नहीं आए थे, ना ही कभी फोन करके हाल समाचार लिए थे। फिर मैं कैसे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मायके चली जाती। मेरी हालत धीरे धीरे बिगड़ते चली जा रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। यहाँ तक कि मुझे भी लगने लगा था कि मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी। इसलिए मैं एक बार अपनी माँ समान भाभी को देखना चाहती थी, लेकिन यह संभव नहीं था। मेरे पति अजीत मुझे समझाते हुए बोले कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम हमारे बच्चे को यही जन्म दोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे पति की बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। 9वें महीने का अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे पीड़ा शुरू हो गई। मेरे पति और ससुर मुझे तुरंत अस्पताल लेकर चले गए। फिर काफी दर्द सहने के बाद मैंने एक प्यारी सी बच्चा को जन्म दिया। मैं बच्चे को जन्म देने के कुछ घंटे बाद ही अपने घर आ गई। उस वक्त अजीत ने हमारी बेटा का बहुत अच्छे से स्वागत किया। कुछ दिनों के बाद जब मेरे भैया और भाभी को यह खबर हुई कि मैं मां बन गई हूँ, तब शादी के बाद पहली बार मेरे भैया और भाभी बच्चे को देखने हमारे घर आ गए। उस दिन इतने अरसे के बाद मैंने भैया और भाभी से मिली थी। उनसे मिलकर बहुत खुश थी। मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे भैया और भाभी अगले ही दिन अपने घर वापस चले गए। जब मेरा बच्चा पूरे 3 महीने का हो गया था, एक दिन मेरे पति अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। घर में हर तरफ खुशी ही खुशी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की है। हम ये भी नहीं जानते थे कि एक रात घर पर एक फोन आएगा और वह एक फोन सब कुछ बदल कर रख देगा। उस दिन एक फोन आया तो हमें पता चला कि अजीत का एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। मेरे पति का एक्सीडेंट ऐसी जगह हुआ था जहां हम नहीं जा सकते थे और मैं आखिरी बार भी अपने पति को देख ना सकी। यह खबर सुनना था कि मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मेरे पति अभी अपने बच्चे के साथ ठीक से खेल भी नहीं पाए थे, ना ही उसे जी भर के देख पाए थे। इस भयानक घटना के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी।
इस घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद अब मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं ऐसे बड़बड़ाते रहती थी। इस घटना के बाद मुझे अपने ससुराल वालों के साथ कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अपने बच्चे के साथ अपने भैया के घर जाने का फैसला कर लिया था। मेरे ससुर मुझे मेरे भैया के घर जाने देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ रहकर भी अब क्या करूँगी। अगर यहाँ रहूंगी तो मैं अपने पति को याद करती रहूंगी, फिर इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगी अपने पति के याद में। इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। अपने ससुर को बहुत समझाने के बाद भी वह मेरी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। तभी नौकरानी कविता ने मुझसे कहा कि मालकिन, आपका ससुर अभी जिंदा है, वो आपकी देखभाल अच्छे से करेंगे और आप अपनी बेटा को देखकर अपने जीवन जी सकते हैं। इससे आपकी बेटा अपने असली पिता के घर पर भी रह पाएगी। फिर आप यहाँ से क्यों बार बार जाने की बात कर रही है? आपके और आपकी बेटा की देखभाल के लिए मैं हूँ ना। कविता के बहुत समझाने के बाद मैं सोच में पड़ गई थी। अगर मैं अपने पति का घर छोड़कर अपने भैया के घर जाती हूँ तो भाभी मुझे फिर से वही ताने सुनाएंगे। लेकिन मुझे अभी भी अपने पति अजीत की बहुत याद आ रही थी, जिससे मैं सिसक सिसक कर रोने लगी। रोते हुए मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद फिर से मुझे अपने कमरे में अपने पति की मौजूद ना होने का असर बहुत खल रहा था। इसलिए मैं अपने भैया को फोन लगाई और उनसे कहने लगी कि भैया, मैं आपके घर आ रही हूँ। जैसे ही मैंने यह बात कही तो मुझे सामने से भैया की आवाज नहीं सुनाई दी। तभी मेरी भाभी भैया से फोन लेकर मुझसे बात करने लगी और कहने लगी, अगर तुम्हारा पति चला जाए तो तुम तुरंत मुंह उठाकर मेरे घर आ जाओगी। हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जीवन भर नहीं झेल सकते। इतने सालों में तुम्हारा पति बहुत सारा धन कमाया होगा। अगर वह पूरा धन लेकर तुम यहाँ आती हो तब हम कुछ सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर तुम इस घर की सीढ़ियाँ लांघती हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारी बेटा के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इतना सुनने के बाद मेरी आत्मा ने मुझे कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दी और भाई भी भाभी की इस बात पर कुछ नहीं बोले। इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं ना चाहते हुए भी अपने ससुराल वालों के साथ रहने का फैसला कर लिया। मैं अपने पति को हर वक्त याद करती रहती थी। मैं अब अपने बच्चे के लिए ही जी रही थी। यह सब ज्यादा सोचने से मेरे सर में काफी दर्द होने लगती थी, तो मैं ऐसे ही सो जाती थी। कविता पूरे दिन भी मेरी बेटा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। मैं अपनी बेटा को लेकर दोपहर में अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती थी, फिर मैं शाम को ही उठती थी। कविता मेरी बेटा की देखभाल बहुत अच्छे से कर रही थी। एक दिन मैंने अपनी बच्चा की तरफ अच्छे से देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटा रंग अचानक से काला दिखने लगा था। मैंने कविता से कहा कि कविता, मेरी बेटा ऐसे क्यों दिखने लगी है? इस बात पर कविता ने कहा, मालकिन, यह अभी छोटी बच्चा है, साल भर में इसका कई रंग बदलेगा, इससे डरने की कोई बात नहीं है। कविता का मतलब मैं अच्छे से समझ गई थी, इसलिए मैंने अब सर दर्द की दवाई खाना बंद कर दिया। इससे अब धीरे धीरे मेरी नींद कम होती जा रही थी। कविता बहुत जिद कर रही थी कि मैं बच्चा उसे दे दूं, लेकिन अब मैंने अपनी बेटा की देखभाल खुद करने का फैसला कर लिया। एक दिन मैं कविता के साथ अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाजार चली गई। वहां से लौटते समय अचानक एक सब्जी वाले दुकान पर मेरी नजर मेरे पति जैसे दिखने वाले एक आदमी पर पड़ी। मुझे यह जैसे ही महसूस हुआ तो मैं फौरन से वापस आ गई। इसलिए मैं तुरंत कविता से कहने लगी कि कविता, जरा वहाँ देखो तो वह मेरा पति ही है ना। वहाँ देखने के बाद कविता ने मुझसे कहा कि मालकिन, उधर तो कोई आदमी ही नहीं है। मैंने दोबारा से उस तरफ देखा तो सच में वहाँ कोई भी नहीं था। मैं अभी भी अजीत की यादों से बाहर नहीं आ पा रही थी, शायद इसीलिए मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ था। उसी दिन की रात में मेरी गला सूखने लगी थी, जिसके कारण मेरी नींद आधी रात को खुल गई। पानी पीने के लिए कमरे में बोतल ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ पानी की बोतल नहीं था, तो मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आई। तभी मेरी नजर एक महिला पड़ी जो नाइट गाउन पहने हुए थी। वह मेरे ससुर के कमरे की तरफ जा रही थी।
उस वक्त हॉल में अंधेरा होने की वजह से मैं उस औरत का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। वह मेरे आगे अपनी पीठ करके जा रही थी। मैं उस औरत को देखने लिए उसके पीछे अपने ससुर के कमरे तक गई। तभी वह मेरे ससुर के कमरे में दाखिल हो गई। मैं अपने ससुर के कमरे के पास खड़ी हुई तो अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। यह सब देखने के बाद से मैं बहुत डर गई थी। इसलिए मैं यह सब कविता को बताने उसके कमरे में गई, लेकिन वहां जाकर देखा तो कविता अपने कमरे में नहीं थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात को मेरे घर में क्या हो रहा है। मैं फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह कविता की गोद भराई हो रही थी। उस वक्त मेरे ससुर बाहर बगीचे में पेड़ों को पानी देने गए हुए थे। फिर मैं कविता की कमरे में गई और अपनी नजर दौड़ाई तो कविता के कमरे में एक फैंसी नाइट गाउन गिरा हुआ था। यह नाइट गाउन देखकर अब मुझे उस पर शक होने लगा था। मुझे अब यह देखना था कि कविता मेरे ससुर के कमरे में क्या करने जाती है। इसलिए मैंने उन दोनों की जानकारी के बिना अपने ससुर के कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया जो किसी नहीं पता था। रात को खाना खाने के मैंने कविता से कहा कि कविता मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सिर दर्द की गोलियां लेकर सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद करके अपने मोबाइल से कैमरा को कनेक्ट कर लिया और मोबाइल में वह सब कुछ देखने लगी कि मेरे ससुर के कमरे में क्या हो रहा है। उस वक्त मेरे ससुर अपने कमरे में अकेले लेटे हुए थे, लेकिन फिर कुछ ही देर में कविता एक आदमी के साथ उनके कमरे में आई। वह शख्स अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन जब उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति अजीत था। लेकिन मेरे ससुर उन्हें बबलू कहकर पुकार रहे थे और कविता मेरे ससुर से चिपकी हुई थी। फिर कविता मेरे ससुर गले से लग गई और मेरा पति मानव कविता को पीछे से छूने लगा। फिर वे दोनों ने अपनी ख्वाहिश को उस कविता के पूरी करने में लग गए। उन तीनों के बीच काफी देर तक वह सब हुआ, जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। पहले मुझे कविता को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा था, लेकिन वो इस कदर दो को अकेली संभाल रही थी, इसका अंदाजा अब मुझे लग चुका था। जब वे तीनों इस खेल को खेल कर थक गए, वे सब अलग अलग होकर बैठ गए। फिर मेरे ससुर ने मेरे पति से कहा, बबलू तुम्हारी नई जिंदगी कैसी चल रही है? इस बार तुमने अच्छा धोखा दिया है। फिर कविता मेरे पति से कहने लगी कि हमें और कितने दिनों तक यह नाटक करना पड़ेगा। अब वह मुझे अपनी बेटा को नहीं देती है। इस पर अजीत ने कहा कि कुछ ही दिनों में हम उसके और उसकी बेटा के लिए एक बड़ा सौदा करेंगे, तब तक तुम शांत रहो। तब तक तुम्हें उसे यही भटकाए रखने के लिए यह नाटक करना होगा। वे सब झूठे लोग मुझसे शादी करने का झूठा नाटक कर रहे थे और अजीत के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि वह एक प्लान के साथ मुझसे से शादी किया था। अब कैमरे में तीनों का असली चेहरा कैद हो गया था। मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले कि उन लोगों को पता चले कि मुझे उन पर शक है, इसलिए रात के अंधेरे में मैं अपनी बच्चा को लेकर धीरे धीरे वहाँ से निकल गई। कविता, मेरे पति और ससुर एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं थे, वह सिर्फ एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर थे। उनका धंधा मुझ जैसे युवा लड़कियों को फंसाना और उसे विदेश में भेजना था। मुझे उन लोगों पर जैसे ही शक हुआ तो मैंने यह बात अपने भाई को बता दिया और इस बार मेरे भाई ने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं और मेरी बेटा आज बच गई, वरना उन लोगों ने मुझे और मेरी बेटा को भी बेचने की योजना बना लिए थे। अजीत ने मेरी जैसी कितनी गरीब परिवार की लड़कियों को धोखा दिया था। उन सभी को मेरे भैया ने पुलिस से गिरफ्तार करवा दिए। अब मेरे भैया को अपनी किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। फिर मेरे भैया और भाभी मुझसे माफी मांगने गले। मेरे भैया और भाभी मुझे अपने घर लेकर चले आए, लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद मेरी दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं यह सब कुछ सोचकर ही काम जाती हूँ। फिर मैंने आगे पढ़ने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि कोई पार्ट टाइम कुछ काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करूंगी। इसमें मेरे भैया ने भी मेरी खूब मदद की। काफी मेहनत करने के बाद मुझे एक बड़े अधिकारी के पद पर नौकरी लग गई। अब मैं अपने समाज को सुधारने और सही राह दिखाने का काम कर रही हूँ।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।